हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4 के बारे में, जिसका नाम है भारत में समाजशास्त्र का इतिहास और विकास। तो फोकस रहेगा इंडिया पे कि इंडिया में जो सोशोलॉजी सब्जेक्ट है ये कब आया है, ठीक है, और इसका विकास कैसे हुआ। ठीक, पहला चैप्टर है, फर्स्ट पार्ट है, यानी कि इस वाली चीज़ का ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे लास्ट में, ये पहला चैप्टर है, यानी कि फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट भी होगा, ठीक है, डेफिनेटली, अगर एक लिखा है तो यहाँ पे देखेंगे कैसे कैसे जो है भारत में समाजशास्त्र का विकास हुआ है या इतिहास रहा है। ठीक है, शुरुआत कहाँ से हुई इंडिया के अंदर समाजशास्त्र की, सोशोलॉजी सब्जेक्ट की। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है कि भारत में समाजशास्त्रीय चिंतन की सामाजिक पृष्ठभूमि। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन दे रहा है, छोटा सा बताने की कोशिश करेगा ये आपको कि अगर हम देखें भारत में, तो भारत में बहुत सारे आपको धर्म ग्रंथ मिलेंगे देखने के लिए, ठीक है, जो कि संस्कृत में लिखे हुए हैं, प्राकृतिक जो भाषा होती है और एक पाली भाषा होती है उसमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मध्य युग के जो समय होता है मध्य युग का, यानी कि मेडिवल अगर हिस्ट्री पढ़ते हो आप, तो वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि अवधि, ब्रज, ये भाषाएं जो हैं, ये भाषाएं हैं या जो कलाएं हैं, ये आपको देखने को मिलती हैं, जिससे कि हमें हमारे जो समाज है ना, ये बेसिकली धर्म की बातें करते हैं। जितनी भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जितनी भी रामायण की किताबें हैं या भी जो जो भी हमारे कुरान है, अगर कुरान को देखोगे आप, उसमें मुसलमानों में, तो उसके अंदर भी धर्म की बातें लिखी गई हैं। उस धर्म की बातों से हमें पता चलता है कि उस समाज की जो पोजीशन है, वो जो सिचुएशन है, वो कैसी है, राइट। समाज के बारे में भी उससे हमें पता चलता है। इसलिए हम इन चीज़ों को एक आइडिया के रूप में लेते हैं कि कोई भी अगर समाज के बारे में आपको पढ़ना है तो उसके समाज के अंदर जो धर्म है उसको समझो। धर्म से आपको पूरे समाज के जो विचार हैं वो समझ में आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, राइट। इसको हम इस तरीके से देखते हैं। आगे चलते हैं। अंग्रेजी राज से पहले सामाजिक विचारधारा कैसी थी, कह रहे हैं कि यहाँ पे जो इंडिया है, इंडिया में अगर आप देखोगे तो हमेशा से ही मिश्रित किस्म की आपकी जो है जो विचारधाराएं हैं वो रही है। यहाँ पे आपको हिंदू में भी विचारधारा मिलेगी, हिंदू के लोगों की, मुस्लिमों में भी अलग विचारधारा मिलेगी, और बौद्ध धर्म की विचारधारा अलग मिलेगी, यानी कि अलग अलग लोगों की अलग अलग अपने मत हैं। हिंदुओं में बहुत सारे भगवानों को पूजते हैं, उनकी विचारधारा इस तरीके की है, ठीक है। मुस्लिमों में सिर्फ एक ही भगवान को पूजते हैं, अल्लाह को, और बौद्ध धर्म में भगवानों को पूजते ही नहीं है, ठीक है। तो ये अलग अलग विचारधारा होती है। तो इसको हम कहते हैं कि अंग्रेजों से पहले इस तरीके की विचारधारा पहले से ही है, ये अंग्रेजों से पहले से थी, बहुत पहले से है, राइट। ये रहा इसके अंदर विचारधारा में जानने की भाई किस तरीके से होती है। उसके बाद था अंग्रेजों के, जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो क्या प्रभाव पड़े उन लोगों के हमारे रीति रिवाजों पे, हमारी संस्कृति पे, हमारे समाज पे। सबसे पहले जो हमारी पुरानी परंपराएं थी, रीति रिवाज थे, उनको उसने तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया, ठीक है। और एक भाषा जो हम पहले से यूज़ करते हुए आ रहे थे, चाहे संस्कृत होगी, हिंदी होगी, जो भी भाषा थी, वो हटा के अब अंग्रेजी हमारी राष्ट्रीय भाषा हो गई, ठीक है। राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा, जो भी आप कह लो, यानी कि जो भी जो काम होंगे, डॉक्यूमेंट्स जो होंगे, वो इंग्लिश में होते हैं। आज भी आप देखते हो इंग्लिश में ही करते सारे काम। अगर आपने इतिहास पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ी है, तो वहाँ पे देखा होगा कि जब अंग्रेज हमारे देश में आए थे तो उन लोगों का जो मेन फोकस था वो था हमारे देश को एक रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करना, राइट। उसके लिए इन लोगों ने हमारी जो खेती थी उसको बर्बाद कर दिया, ठीक है, अपने हिसाब से यूज़ किया अपनी हमारी खेती को। हम जहाँ पे अनाज वगैरह उगाया करते थे खाने के लिए, खाद्यान्न उगाया करते थे, उन्होंने उस खेती को एक वाणिज्यिक क्रांति जो खेती होती है उसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, है ना। यानी कि इंडिगो उगाओगे आप, यानी कि जो नील की खेती है वो करोगे, और कपास की खेती करोगे, कपास कपड़ा, ठीक है। उससे ये अपने देश में लेके जाएंगे, वहाँ पे फैक्ट्री में जो बनी हुई, जो इनकी जो फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं, जो मशीनें लगी हुई हैं, उसमें लगा के ये लोग जो है बनाएंगे। जिस वजह से इन लोगों ने हमारा, और वो जो सामान बना हुआ है ना, उस सामान को वापस ला के हमारे भारत में भेजेंगे। तो ये इनकी जो थी चाल थी, और जिसके कारण इन लोगों ने हमारा जो एक हस्तकला थी, है ना, जो लोग हमारी जो इंडिया की जो हस्तकलाएँ थी वो दुनिया में फेमस थी, ठीक है। उस समय भी हमारी जो हाथों से बनी हुई जो कलाएं थी वो दुनिया भर में मतलब फेमस थी। और हमारा जो कला था ना वो एक अलग ही किस्म का था। हमारे हमारी जो कला थी जो हम बनाते थे, उससे पूरे समाज की एक, कहते हैं कि धार्मिक जो आस्था है वो प्रकट होती थी उससे। एक व्यक्ति ने कुछ बना दिया तो उससे पूरे धर्म के बारे में पता चल रहा है,
उसको देख के कि भाई अच्छा इस धर्म, ये हिंदू धर्म की बात हो रही है ना, इस तरीके से। भारत को तेज़ी से लूटने के लिए इन लोगों ने इंडिया में भारतीय रेल सेवा और डाक सेवा का इस्तेमाल किया, ताकि तेज़ी से लूटा जा सके, है ना, ताकि जो जो सामान है वो रेल में भर के और सटाक से पहुंचा दे, और संपर्क करने के लिए डाक सेवा जो है उसको यूज़ किया गया इन लोगों ने। यानी कि अपने फ़ायदे के लिए जो भी किया, वो बेसिकली इनका जो मेन फंडा था वो था अपने आप को अमीर बनाना, ठीक है, खुद को, खुद के लिए सोचना, सेल्फिश थे ना ये लोग बहुत, कि भाई जिस देश से लूट रहे हैं उस देश को कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ अपने लिए फ़ायदा करना है। जो भी इन्होंने काम किए उसमें इनडायरेक्टली इन लोगों का ही फ़ायदा था, राइट। प्रशासनिक और न्यायिक सेवाओं की व्यवस्था की भी की गई, यानी कि जो भी कानून वगैरह है वो बनाए गए, कानून यानी कि जो सरकार होती है, गवर्नेंस होती है, उसको स्थापित किया गया। उसके अलावा स्कूल कॉलेजेस जो विश्वविद्यालय थे वो खोले, क्योंकि इनके जो बच्चे हैं अंग्रेज़ों के, जो यहाँ पे आने के, जो मतलब कि अंग्रेज़ जो यहाँ पे आए हैं, इनके बच्चे होंगे डेफिनेटली, और या फिर हो गए होंगे आने के बाद, तो उन बच्चों के लिए स्कूल बनाना, ठीक है, बेसिकली अपने बच्चों के लिए इन लोगों ने स्कूल बनाया, ना कि इंडिया के लोगों के लिए। उसके अलावा मध्य वर्ग का उदय, मध्यम वर्ग यानी कि जब अंग्रेज आए थे तो मध्यम वर्ग का उदय हुआ था उस समय। देखो वहाँ पे क्या हुआ था कि या तो फिर लोग अमीर ही होते थे या तो फिर गरीब होते थे। फिर बाद में जब अंग्रेज लोग आए, थोड़ा सा कह सकते हैं कि उद्योगीकरण हुआ, तो मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जिसमें कि क्या होता है कि ये जो अंग्रेज लोग थे, इंडियंस को थोड़ी बहुत जो नौकरी होती थी वो देते थे काम करने के लिए, जैसे कि सूबेदार जो होता है एक पुलिस के अंदर सूबेदार जो होते हैं वो, तो उसकी जो स्थिति होती थी वो ना तो बहुत ज़्यादा अमीर था ना ही गरीब था, वो मध्य वर्ग का व्यक्ति होता था, ठीक है। तो ये मध्य वर्ग का उदय हुआ उन लोगों की वजह से। सुधार हेतु सामाजिक, धार्मिक एवं अन्य आंदोलन हुए। सुधार आंदोलन क्या हो सकते हैं, यानी कि जिसमें कि आप सती प्रथा जो देखते हो इंडिया के अंदर, उसको ख़त्म करने के लिए जो आंदोलन किए जाते हैं उसको हम सुधारवादी आंदोलन कहते हैं। और बाल्य हत्या जो होती है, यानी कि जो लड़की को जैसे देखा कि भाई लड़की पैदा हुई है तो उसको मार दिया, तो उसको ख़त्म करने के लिए जो आंदोलन करते हैं लोग, उसको हम सुधारवादी आंदोलन कहते हैं, राइट। तो ये सबसे पहले जो नाम आता है इसके अंदर, ये आता है राजा राम मोहन राय का। ये आपने बहुत बार सुना होंगे इनका नाम, अगर आपने सोशियोलॉजी बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो तो ये आपने बार बार सुना हुआ है इनका नाम, ठीक है। और मूर्ति पूजा, विरोध करते थे ये कि भाई मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए हम लोगों को, क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हैं हम लोग, और फिर उस मूर्ति को हम फेंक देते हैं ऐसे ही कहीं पे भी, है ना। आपने देखा होगा कि भाई रोडों पे पड़ी हुई होती है, कूड़े में पड़ी हुई है मूर्ति जो है भगवान की, उसको। और एक आता है पुनर्जागरण आंदोलन। इसमें क्या होता है कि एक नाम आपने पढ़ने को मिलेगा आपको, दयानंद सरस्वती का। ये बेसिकली ये महिला है, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की है। आर्य समाज आपने सुना होगा इसके बारे में। बेसिकली आर्य समाज को आप ऐसे ले लो कि जो हिंदू धर्म है ना, उसका एक एडिटिंग वर्जन है, यानी कि उसमें जो हिंदू धर्म के अंदर जो गलत बातें थी, यानी कि जाति प्रथा और अंधविश्वास करना, इसके अंदर ये सब नहीं था, इसको हटा दिया गया है इसके अंदर से। यानी कि आर्य समाज हिंदू समाज है के अंदर से लिया गया है, लेकिन उसकी जो गलत चीज़ें हैं हिंदू समाज के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर, उसको हटा दिया गया और जो अच्छी अच्छी बातें हैं उसको रखा गया, राइट। तो ये था हमारा आर्य समाज का जो संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। ये शायद महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकते हैं, मुझे श्योर नहीं हूँ मैं, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। आर्य समाज ने ऐसी शिक्षा का समर्थन किया जिसमें परंपरा आधुनिकता दोनों का समर्थन हो, यानी कि बेसिकली इनका जो मेन फोकस था वो था, यहाँ पे हम परंपरा की बात भी करेंगे लेकिन ज़्यादातर हम आधुनिकता की बात करेंगे, यानी कि छोड़ेंगे नहीं अपनी संस्कृति को, अपने धर्मों को नहीं छोड़ेंगे, हम उनको साथ में लेके चलेंगे, लेकिन उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं वो, ना कि बुरी बातें, ठीक है। और उसी के साथ में हम तरक्की भी करेंगे, जिस तरीके से आपने, मैंने आपको एक टॉपिक बताया था लास्ट वीडियो में, जो भी मैंने आगे पहले पढ़ा रखे हैं आपको, कैथोलिक बताया था मैंने आपको, एक बताया था प्रोटेस्टेंट। तो कैथोलिक तो पहले का जो धर्म था ईसाइयों का वो था। चर्च जो होते हैं, जो चर्च में जो पादरी होते हैं, यानी कि जो यूरोपियन देश हैं, वो बेसिकली यहूदी होते हैं, सॉरी यहूदी कह रहा हूँ, क्रिश्चियंस होते हैं, वो यीशु भगवान को मानते हैं, ठीक है, उनमें आस्था रखते हैं, तो वो कैथोलिक माने जाते हैं। पर कुछ लोग जो थे उन्होंने उस पर एक तरीके से आंदोलन किए कि भाई इसके अंदर कुछ बुराइयां हैं उसको हटाओ, ठीक है। बुराइयां का हटाने के बाद जो एक नया
धर्म सामने आया, उसको हमने कहा प्रोटेस्टेड, ठीक है। तो वो इसी तरीके से ये भी था, ठीक है। इसमें भी जो चीज़ें जो गलत थी हिंदू समाज के अंदर, उसको हटा दिया गया और एक नया समाज की स्थापना की गई, जिसको हमने बोला आर्य समाज, ठीक। इसमें भी ज़्यादा मूर्ति पूजा वगैरह नहीं होती है, नॉर्मल चीज़ें होती है यहाँ पे भी। बाकी आप यहाँ पे एक और बात देख सकते हो कि भाई यहाँ पे एक टॉपिक दिया हुआ है, विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन के दो मुख्य उद्देश्य थे। रामकृष्ण मिशन बेसिकली वही जो आपने ऊपर पढ़ते हुआ है। पहला ये कि शिक्षित भारतीयों को समाज के कमज़ोर वर्गों के प्रति जिम्मेदार बनाया जाए, कि भाई जो लोग पढ़े लिखे हैं बेसिकली उनको जागरूक किया जाए, ताकि वो जो शिक्षित लोग नहीं हैं, यानी कि जो अनपढ़ लोग हैं, उनको वो जागरूक कर पाएँ जाके, ठीक है, इनडायरेक्टली। यानी कि उन पे पूरा दारोमदार है, क्योंकि वो समझदार लोग हैं, वो पढ़े लिखे हैं, वो समझ सकते हैं कि भाई जो सिचुएशन है वो आज कैसी है, अंग्रेजों के ज़माने की बात कर रहा हूँ। तो उन लोगों को ये दायित्व सौंपना कि आप करो इन लोगों को जागरूक, ठीक, इस तरीके की बात यहाँ पे की गई। दूसरी बात ये थी कि पश्चिमी देशों में भारतीय वेदों का प्रचार प्रसार किया जाए, यानी कि जो भी पश्चिमी देश यानी कि यूरोप वगैरह का जो देश है, वहाँ पे जाके इंडिया की जो अ, आस्थाएं हैं उसको बताया जाए कि हम क्या सोचते हैं टॉपिक्स के बारे में, हमारे विचार कैसे हैं, हमारी जो संस्कृति है, हमारे धर्म कैसे हैं, उसके बारे में बताया जाए, राइट। इसके अलावा इसमें आपको और आंदोलन देखने को मिल जाएंगे, आप ये लिख सकते हो, आप कर सकते हो, अगर आपको याद होता है तो अच्छी बात है। भारत में स्वाधीनता और स्वाधीनता उत्तर राजनीतिक आंदोलन। स्वाधीनता आंदोलन की सामाजिक पृष्ठभूमि। स्वाधीनता एक यहाँ पे टॉपिक मिलेगा आपको कांग्रेस का। कांग्रेस कांग्रेस की स्थापना बेसिकली 1995 में हुई थी, राइट। और कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो एक छोटी सी पार्टी थी, बस ये नाम मात्र की पार्टी। इसमें बड़े बड़े जो वर्ग के लोग थे, शिक्षित लोग जो होते हैं, पढ़े लिखे जो लोग थे, वो ज़्यादा थे इसके अंदर। फिर बाद में एक समय ऐसा आया कि इस पार्टी के अंदर हर किस्म के लोग आना शुरू हो गए, चाहे वो किसान हो, व्यावसायिक हो यानी कि व्यापारी हो, दस्तकार हो, औद्योगिकरण जो मजदूर होता है वो हो, श्रमिक वगैरह हो, कोई भी हो। इसमें हर किस्म के लोग, हर कैटेगरी के लोग, हर वर्ग के लोग आने लगे, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, उच्च जाति का हो, नीची जाति का हो, हर किस्म के लोग इसके अंदर आने लगे। तो ये इसकी वजह से ये एक बड़ी पार्टी बन गई, ठीक है। इसका जो सामने आया एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर के सामने आया। जब शुरू शुरू में आया, मैं आपको बताया कि ये एक छोटी सी पार्टी थी, ठीक है, जब ये शुरू हुई थी, जब इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन 1917 तक आते आते इसकी एक बड़ा स्वरूप इसने धारण कर लिया, एक बड़ा बड़ा रूप धारण कर लिया, एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में ये सामने आई। यहाँ पे आपको स्वदेशी आंदोलन देखने को मिलेंगे, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। ये सभी कांग्रेस के जो नेता हैं बड़े बड़े, उनके द्वारा किए गए थे, ठीक है। गांधी जी है, बहुत सारे नेता आपको देखने को मिलेंगे, नेहरू, ठीक है। ये सारे जो लोग हैं, ये पृष्ठभूमि है इसकी। ये जो आंदोलन होते हैं ये समाज करता है, ठीक है, इसीलिए हम इनको पढ़ते हैं यहाँ पे। समाज करता है यानी कि हम लोग जागरूक है, समाज एकता के प्रतीक होता है। जो भी आंदोलन होते हैं ये एकता का प्रतीक होता है, कहीं पे भी आप आंदोलन देखते हो, राइट। इसलिए हम आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। कोई बताता नहीं है आपको ये सब चीज़ें कि भाई आप क्यों पढ़ रहे हो आंदोलन के बारे में, मैं बता रहा हूँ, ठीक। सब्सक्राइब कर दिया, लाइक कर दिया करो, कमेंट वगैरह भी मार दो, अच्छा लग रहा हो तो फीडबैक वगैरह जो भी है आपका दे सकते हो। धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन का संपूरक स्वरूप। ये कह रहे कि पहला जो आंदोलन थे, यानी कि जब हम बात करें धार्मिक आंदोलनों की, तो ये इन आंदोलनों ने एक लोगों को एक जागृति पैदा करी, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा की, भाई क्यों हम पीछे हैं, दूसरे लोग ही क्यों आगे हैं हमसे। तो ये धार्मिक आंदोलन जो थे ये सबसे पहले आंदोलन थे, है ना। जब अंग्रेज लोग आए तो हमने सबसे पहले यही आंदोलन शुरू किए, धार्मिक आधार पर आंदोलन करना। धार्मिक आधार से मेरा मतलब है कि भाई जो भी समाज के अंदर रूढ़िवादी परंपराएं हैं इनको ख़त्म करना, है ना। जो सोच है कि भाई जाति छोटी है, ये बड़ी है, इसको ख़त्म करना है, इसके लिए आंदोलन किए गए। उसके बाद आते हैं राजनीतिक आंदोलन के बारे में। जो भी पार्टी सत्ता में है, यानी कि जो अंग्रेज लोग थे, उनके खिलाफ आंदोलन करना कि भाई जो भी आप कर रहे हो गलत कर रहे हो, ठीक है। असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सारी चीज़ें थी आपको देखने को मिलती है यहाँ पे। और महिला, कृषक, जनजाति जोड़े राजनीतिक आंदोलन, ये बहुत सारे आंदोलन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। एक मतलब एक लिस्ट बन सकती है यहाँ पे, आप जब पढ़ोगे इसके बारे में तो ये आप लिख सकते हो इसके बारे में। इनके बारे में इतना इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है।
भारत में समाजशास्त्र चिंतन की वैचारिक पृष्ठभूमि। तो एक इंट्रोडक्शन है जब समाजशास्त्र भारत में इंट्रोड्यूस किया गया, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे समाजशास्त्री हैं, तुलसीदास है, सूरदास है, कबीर है। तो ये लोगों ने जागृति पैदा की, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा की अपनी जो भी ये लिखते थे कविताओं के द्वारा, जो भी ये लेख लिख रहे हैं, जो भी राइटिंग कर रहे हैं, उसके द्वारा लोगों के अंदर जागरूकता पैदा की, राइट। तो ये एक शुरुआत थी समाजशास्त्र की यहाँ पे। इसी को हम जागृति पैदा करने की बात कर रहे हैं इसके अंदर। यहाँ पे एक और बात सामने आती है, डेलेमा। डेलेमा का मतलब आपको पता होगा, दुविधा हिंदी में कहते हैं। इसका मतलब आपको दुविधा ज़्यादा मुश्किल लग रहा होगा शायद, डेलेमा ज़्यादा आसान है, राइट। देखो, डेलेमा का मतलब होता है कि ये लूँ या फिर ये लूँ। जब भी आप कुछ खरीदने के लिए जाते हो किसी दुकान पे, कोई कपड़े खरीद रहे हो, ज़्यादातर लड़कियों के साथ ज़्यादा होता है, ये लड़कों के साथ साथ नहीं होता। वो तो एक अपना जो भी उनको सही लगता है, ज़्यादा बेस्ट लगता है, वो ले लेते हैं, ठीक है। कभी कभी, ज़्यादातर नहीं होता, कभी कभी होता है लड़कों के साथ। ज़्यादातर जो गर्ल्स होती है उनके साथ ज़्यादा होता है कि भाई क्या लूँ इसमें से मैं। तो बेसिकली क्या होता है कि हम फंस जाते हैं कि भाई कौन सा ज़्यादा बेस्ट है इसके अंदर से। हम फिर पूछते हैं सबसे, भाई कौन सा बेस्ट है। दोस्त जो जाएंगे हमारे साथ उनसे पूछेंगे, फैमिली में फ़ोटो भेज के पूछेंगे कि कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, कि भाई गलत ना हो जाए हमारा डिसीजन। तो ये होता है डायलेमा, फंस जाना कि भाई ये करूँ या फिर ये करूँ, इसी को कहते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, एक बात होती है परंपरा की और एक होती है आधुनिकता की। तो लोग जो थे भारत के, वो फंस गए यहाँ पे कि भाई हम अपनी संस्कृति को फॉलो करें या फिर हम आधुनिक हो जाएं, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में एक जो है क्या बोलते हैं, विशेष वर्सेस हो गया कि भाई या फिर परंपरा या फिर आधुनिकता। क्योंकि अगर उनको आधुनिकता को चुनना है तो परंपरा को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, या फिर परंपरा को चुनना है तो आधुनिकता को छोड़ना पड़ेगा। अब हम छोड़ नहीं सकते कुछ भी, है ना। तो लोगों ने क्या डिसाइड किया कि हम परंपरा को छोड़ेंगे नहीं, हम अपना के रखेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं उसके अंदर से हम उसको त्याग देंगे और आधुनिकता के साथ हम चलेंगे। और इतना भी नहीं कि पूरा आधुनिक हो जाए। आप इंडिया की सोसाइटी में देखते हो, कुछ भारत में जो गांव भी हैं वो होते हैं बेसिकली आधुनिक, पर हमारी संस्कृति भी है भाई। हम सूट सलवार साड़ी वगैरह पहन के रहते हैं, हमारी जो है कि महिलाएं होती हैं, और अपना सही तरीके से ढंग के कपड़े पहन के रहती है गाँव की साइड में। तो ये क्या है कि वो दोनों तरफ है, आधुनिक भी है और वो परंपरा को भी फॉलो करते हैं। बाकी आपको कुछ और लोगों के बारे में यहाँ पे जानने को मिलेगा। अभी मैंने पीछे आपको विवेकानंद, विवेक शास्त्री कुछ करके नाम है इनका, इनके बारे में देखा है कि विनय कुमार सरकार ये आप पढ़ सकते हो। उसके अलावा आनंद कुमार सरस्वती, भारत के आरंभिक समाजशास्त्री, सामाजिक विचारक थे ये, ठीक है, जिनका भारतीय समाजशास्त्र के विकास में एक का योगदान है। यानी कि इंडियन के सोशोलॉजिस्ट जो है, फिलोसोफर्स कह सकते हैं, ठीक है, फिलोसोफर्स जो भी है। स्पेलिंग आप देख लेना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता स्पेलिंगों से। अभी मतलब मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ। हिंदी में लिखते हैं हम लोग यार, इंग्लिश में कहाँ लिखते हैं, ठीक है। और ये एक आदर्शवादी थे। आदर्शवादी से यहाँ पे मतलब है इनका कि ईश्वर पे विश्वास रखना, राइट। कि भाई जो भी चीज़ें हैं ईश्वर की हमें माननी चाहिए, ईश्वर पे बयान हमें भरोसा रखना चाहिए। ये सब इनका मानना था कि जो हमारी जो धर्म कथाएं हैं, जो किताबें हैं, वो ज़्यादा परफेक्ट है समझने के लिए समाज को। इसलिए ये एक जो है आदर्शवादी समाजशास्त्री के रूप में उभरे थे। भारत में आधुनिक शिक्षा की रूपरेखा। तो कह रहा है कि 20th सेंचुरी में, लगभग 20th सेंचुरी तक जाते हुए हमारे भारत में एक सब्जेक्ट के रूप में उभरा समाजशास्त्र, राइट, इंडिया के अंदर। उससे पहले हमारे देश में अंग्रेजी भी थी, इतिहास भी था, दर्शन शास्त्र भी था, अर्थशास्त्र भी था, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, वनस्पति, प्राणी विज्ञान, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है इससे पहले भी। बाकी भारत में समाजशास्त्र और सामाजिक निरशास्त्र का उदय। यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो आता है सामाजिक निरशास्त्र। ये जो शब्द है आपके लिए कुछ नया हो सकता है। इस शब्द का मतलब मैं आपको बताता हूँ पहले, फिर हम बात करेंगे इससे जो उदय कब हुआ वगैरह वगैरह जो भी है। क्योंकि पहले समझना ज़रूरी है कि जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है इस शब्द का, समाजशास्त्र निरशास्त्र, सामाजिक निरशास्त्र का।
तो बेसिकली जो ये लोग होते हैं, ये मेथड एक तरीके से ये भी समाजशास्त्रियों की तरह ही होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम समाजशास्त्रों के बारे में बात करते हैं, वैसे ही सामाजिक निरशास्त्र भी होते हैं, यानी कि कुछ लोग होते हैं ये पद्धतियों का यूज़ करते हैं, यानी कि मेथड्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि जानने की कोशिश करते हैं कि एक समाज दूसरे समाज से किस तरीके से भिन्न है, प्रजातियों का अध्ययन करते हैं बेसिकली ये। इसमें क्या करते हैं ये लोग कि जैसे एक प्रजाति के लोग हैं, एक समुदाय के लोग हैं, तो वो अन्य समुदाय से कैसे अलग है, उनके जो भार है यानी कि शरीर का जो वेट है वो ज़्यादा है, उनकी खोपड़ी का साइज़, नाक की चौड़ाई लंबाई, वो देखना है ना। ये सब देखने का काम सामाजिक निशास्त्र जो लोग होते हैं इनका होता है। चमड़ी का जो कलर होता है हमारा हमारा जो कलर होता है, ब्लैक वाइट, जो भी कलर होते हैं इंसान के, उनको देखते हैं ये लोग। इसके द्वारा ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये जो समाज है इसमें क्या भिन्नताएं हैं, क्या समानताएं हैं और समाजों के चलते, मतलब अगर कंपैरिजन करें दोनों का किसी और समाज के साथ में, तो इस तरीके से ये लोग जो है कंपैरिजन करके देखते हैं कि भाई कोई समाज किस समाज से, मतलब एक समाज किसी और समाज से किस तरीके से भिन्न है, राइट। तो ये इनका ये काम होता है, समझ गए होंगे ये वाला टॉपिक। अब बात करते हैं कि भारत में समाजशास्त्र निरशास्त्र का उदय कहाँ से हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि अमेरिका में तो हम ऐसे अध्ययन करते हैं क्योंकि अमेरिका में कोई डिफरेंस नहीं है वहाँ पे, हम वहाँ पे कोई ज़्यादा कुछ अलग तरीके से मेथड यूज़ नहीं करते अमेरिका के अंदर, क्योंकि वहाँ पे जब लोग हैं वो सभी सेम लैंग्वेज बोलते हैं अमेरिका के अंदर, ठीक है। और उनका कलर भी सेम है, लगभग सब ज़्यादा लोगों का वाइट कलर ही होता है वहाँ पे, ठीक है। और जाति भी सबकी सेम ही होती है मोस्टली लोगों की, बस वर्ग जो होता है यानी कि कुछ लोग मिडल है, कुछ लोग अमीर है, कुछ लोग गरीब हैं, वो भी वहाँ पे भी होते हैं, ठीक है। वहाँ पे अलग है। पर बात आती है कि ये जो टॉपिक है कि क्यों हमें दिया जा रहा है यहाँ पे, तो इसको पढ़ते हैं कि ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, राइट। समाजशास्त्र के उदय से पहले सामाजिक विचारकों, दार्शनिकों, प्रशासकों ने भारतीय समाज और उसके विभिन्न पहलू यानी कि न्याय, परिवार, धर्म, जाति, ये सबको समझने का प्रयास किया है, राइट। समाजशास्त्र में, क्योंकि समाजशास्त्र का मेन जो फोकस होता है वो यही तो होता है कि भाई समाज के अंदर जो लोग रहते हैं उनके जो परिवार हैं, उनकी जो रीति रिवाज है, उनकी जो संस्कृति है वो कैसी है, उन लोगों से किसी और से अलग कैसे है, क्या भिन्नताएं हैं, क्या समानताएं हैं, उनकी सोच कैसी है, ये सभी तो देखता है समाजशास्त्र, राइट। ये समाजशास्त्र भी थोड़ा बहुत जो है कंपैरिजन करने पे ज़्यादा ध्यान देता है ना, कि भाई कंपैरिजन करना कि एक समाज किसी और समाज से अलग कैसे है, भारतीय समाज अमेरिकन समाज से कैसे अलग है, भारतीय समाज यूरोपियन समाज से कैसे अलग है, यूरोप का समाज अमेरिका से कैसे अलग है। तो ये सब देखने का काम समाजशास्त्र भी करता है, सामाजिक निरशास्त्र भी करता है, राइट। अब भारत में समाजशास्त्र का विकास भारत शास्त्र के विद्वानों के योगदान से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो इंडियन के जितने भी सोशोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा ही हम अध्ययन कर पाते हैं किसी, जैसे कि आपको अध्ययन करना है अमेरिका में जाके किसी उनके समाज के बारे में, तो उनके समाजशास्त्री जो है उनसे पूछना पड़ेगा जाके, राइट। उनसे एक आपको एक्सपीरियंस देना पड़ेगा क्योंकि वो वहाँ पे रहते हैं, ठीक है, उनको पता होगा ज़्यादा हमसे ज़्यादा उनके समाज के बारे में। तो हम उनसे जाके पता करेंगे कि भाई आप बताओ अपने समाज के बारे में, कि भाई कैसे लोग हैं, उनके क्या विचार हैं, क्या सोचते हैं, किस तरीके से रहते हैं, ये सब जानना। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, राइट। उसके अलावा इनमें से एक व्यक्ति का नाम आपने सुना है, यहाँ पे दिया हुआ है हेनरी मैन, ठीक है, ये नया नाम होगा आप लोगों के लिए। और हेल्फ्रेड लॉयल इत्यादि के नाम लिए जा सकते हैं इस काम के लिए, यानी कि जिन्होंने ये आइडियोलॉजी का यूज़ किया है, यानी कि भारत में आके अध्ययन किया है, ठीक है, इंडियन आइडियोलॉजी को समझने की कोशिश की है कि भारत के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, उनकी उनका क्या विचारधाराएं हैं, उनकी क्या मान्यताएं हैं, क्या रीति रिवाज है, ये जानने के लिए उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि भारत को अपनी सामाजिक संस्थाओं की रक्षा करनी चाहिए, भारत के लोगों पर इन संस्थाओं को नष्ट करके पर्याय जीवन पद्धति नहीं लादनी चाहिए, ठीक है। और वे भारत को सांस्कृतिक साहित्यिक परंपराओं की महानता का आदर करते हैं। तो ये लोग ये भी कहते हैं कि जो भारत है वहाँ पे बहुत सारी संस्कृति है, साहित्य हैं, दुनिया भर के पढ़े हुए हैं, आप पढ़ते हो जाके गीता कुरान वगैरह जो भी है। तो ये हमें हेल्प करते हैं समाज के बारे में एक अच्छा ज्ञान देने के लिए, कि इससे हमें पता चलता है कि जो सोसाइटी थी इंडिया की वो कैसी थी, कैसे ग्रो हुई है, क्या हुआ है इसके अंदर, क्या कमियां थी, क्या अच्छाइयाँ थी, वो कमियां थी तो क्यों थी, ठीक है, ऐसे क्यों किया गया।
तो ये सभी जानने में इन लोगों ने बहुत योगदान दिया है, राइट। ये भी है, इनकी हेल्प की है इंडियन सोशोलॉजिस्ट, जो भी आप जिनके बारे में अभी आपने पढ़ते हुए आ रहे थे या आप पढ़ोगे आगे जाके भी, तो वो सभी इन लोगों ने हेल्प की है इन लोगों की सोशोलॉजी को इंडिया में ग्रो करने के लिए, राइट। उसके अलावा कह रहा है कि इंग्लैंड में जो समाजशास्त्र है वो ज़्यादा विकसित है, फ्रांस की तुलना में या जर्मनी की तुलना में देखें तो इंग्लैंड में ज़्यादा विकसित है समाजशास्त्र। एक तो यहाँ पे एक फैक्ट की बात हो गई कि भाई कहाँ पे ज़्यादा विकसित था, तो इंग्लैंड में ज़्यादा विकसित है, राइट। उसके अलावा भारत के संदर्भ में समाजशास्त्र और निशास्त्र को अलग करना संभव नहीं है, ठीक है। हालांकि उनकी पद्धति जो है वो भिन्न हो सकती है, यानी कि पद्धति मतलब मैंने बताया अभी आपको कि मेथड अलग हो सकते हैं, लेकिन समाजशास्त्र जो मैंने बताया अभी आपको और जो निशास्त्र है वो दोनों एक ही चीज़ें हैं, है ना। हम उनको एक ही तरीके से समझते हैं, क्योंकि आगे आप देखोगे कि इनके अंदर कुछ समानताएं भी है, ठीक है। समानताओं को भी समझेंगे कि आगे जाके, ताकि आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाए इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको जानने का, या जो संबंध है उनको जानने का। तो हम मेथड अलग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि किसी समाज के लिए किसी समाज के बारे में जानना उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है ना। एक दलित समाज है, एक तरफ ब्राह्मण समाज है, तो उन दोनों के बीच में हम जो कंपैरिजन करेंगे या उनके बारे में जो अध्ययन करेंगे, उनके लिए मेथड अलग अलग होंगे डेफिनेटली, राइट। तो इसीलिए सामान्यतः समाजशास्त्र में शहरी औद्योगिक वर्ग पर और निशास्त्र में जातियों जनजातियों समुदायों पर कम काम हुआ है। समाजशास्त्री निशास्त्र भी हो सकते हैं और निशास्त्री समाजशास्त्री भी हो सकते हैं, राइट। तो कह रहा है कि जो समाजशास्त्री है वो निशास्त्री भी हो सकता है, और जो निशास्त्री है वो समाजशास्त्री भी हो सकता है। तो अगर मैं एक समाजशास्त्री हूँ तो मैं निशास्त्री भी हो सकता हूँ, क्योंकि मैं जब मैं समाजशास्त्र का अध्ययन कर रहा हूँगा तो मैं ये भी देखूंगा कि उस समाज के अंदर जो विभिन्नताएं हैं, जो डिफरेंसेस हैं दूसरे समाजों से, वो क्यों है ना। उसके लिए मुझे समाज के अंदर घुस के देखना पड़ेगा, जो समुदाय हैं, जो उनके लोग हैं, उनके साथ जाके रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि यार ये लोग अलग कैसे हैं उनके अंदर। मैं एक साइंटिफिक तरीका भी यूज़ कर सकता हूँ वहाँ पर जाके कि भाई इनका कलर अलग है और लोगों से, इनकी जो बोलने की जो भाषा का यूज़ करते हैं वो भी अलग है, राइट। और जो इनका जो शारीरिक जो जो बनावट है वो और लोगों से शायद अलग हो सकती है, ये ज़्यादा लंबे चौड़े हैं, है ना। इनका जो खोपड़ी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो ये भी जो है मैं जाके देखना पड़ेगा मुझे एज अ समाज शास्त्री, राइट। इन दोनों क्षेत्रों में काम करने वालों को निशास्त्री समाजशास्त्री भी कहा जा सकता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं दोनों क्षेत्रों में काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं समाजशास्त्री हूँ लेकिन मैं निशास्त्री के रूप में भी काम कर रहा हूँ, तो मुझे निशास्त्री समाजशास्त्र भी कहा जाएगा, राइट। क्योंकि मैं समाजशास्त्री तो हूँ ही, साथ साथ में निशास्त्री भी का जो काम है वो भी कर रहा हूँ, वहाँ पे जाके समाज के अंदर जो विभिन्नताएं हैं वो भी देख रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ उनकी संस्कृति के आधार पे नहीं, उनके अंदर जो विभिन्नताएं हैं शारीरिक रूप से, उसको भी देख रहा हूँ मैं। तो ये भी समाजशास्त्र के अंदर आ सकता है। ये लिखित और साहित्यिक जानकारी के साथ साथ मौखिक परंपराओं अनुभविक खोज द्वारा भी जानकारी की प्राप्त करता है। तो इन दोनों को अगर मिला के देखें, यानी कि अगर हम निशास्त्र समाजशास्त्री की बात करते हैं जिसमें हमने समाजशास्त्री को ऐड किया, और साथ में निशास्त्रीय जो भी है, जो निशास्त्रीय व्यक्ति है, उसको भी हमने दोनों के अंदर मिला के मैंने एक अपने आप को निशास्त्र समाजशास्त्री बना लिया, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखित और साहित्यिक पे भी ध्यान दूंगा, लेकिन वहाँ पे मैं मौखिक जो रूप में जो चीज़ें आ रही हैं निकल के, कुछ बातें हैं जो कि हमारे समाज में हमारे पूर्वजों द्वारा दी गई हैं, वो लिखित में नहीं है। कुछ संस्कार ऐसे हैं जो हमारे अंदर अभी भी हैं, ठीक है, जिनको हम सालों से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो वो लिखित रूप में थोड़ी ना होते हैं, वो तो मौखिक रूप में होते हैं। तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो भी हमें देखना पड़ेगा कि वो जो लोग हैं उनकी जो मौखिक जो विचार हैं, जो संस्कृति है, वो किस तरीके से है, ठीक है। ये जानने के लिए भी हम निशास्त्र समाजशास्त्र को यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, विभाजन जो होता है हमारे बीच में, जो खोज होती है उसका उसका पता चलता है। इसके कारण जातीय जनजातीय और क्षेत्रों के विषय में खोज आपस में संबंधित है और दोनों आधुनिक आंकड़ों पर आधारित है। आगे जाके देखेंगे यहाँ पे हमने उस पर बात कर ली कि ये इस तरीके से है, इन दोनों के बीच में जो उदय हुआ है वो इस तरीके से हुआ है।
अब बात करते हैं समाजशास्त्र और सामाजिक निरशास्त्र के बीच में जो संबंध है उनके बारे में। तो बेसिकली यहाँ पे मेरी बात सुन लेना, क्योंकि ये जो टॉपिक यहाँ पे जो लिखा हुआ है बहुत बड़ा पैराग्राफ है, यहाँ पे से शायद आप ना भी ढूंढ पाओ। ठीक है, मेरी बात सुन लेना, इसमें काम चल जाएगा आपका। बात सुनोगे और इसको शायद लिख लेना अपनी बुक में ही, यहीं पे ही साइड में जो जगह होती है ना, इस साइड में, यहाँ पे इस साइड में आप आराम से लिख लोगे। आपकी बुक अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो ज़्यादा आसान है, ठीक है, क्योंकि आप लिख सकते हो। नहीं तो आप नोटबुक ले लो, उसमें लिख लो कि भाई क्या संबंध है इन दोनों के बीच में। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, वहाँ पे भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ये कह रहा है कि दोनों ही मानव व्यवहार को आकार देने वाले अंतर्निहित पैटर्न्स और संस्थाओं को समझना चाहते हैं कि दोनों के बीच में यही संबंध, एक संबंध सबसे पहला यही दिखा रहे हैं कि दोनों के अंदर ये संबंध होते हैं कि मानव जो है उसका जो व्यवहार है, जो बिहेवियर है, उसके बीच में वो कैसे उभरा, उसको कैसे आकार मिला। ठीक है, उसको उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो संरचना है, कहाँ से शुरू हुआ है, उसको देखना दोनों का काम है। निरशास्त्री भी वही करता है, समाजशास्त्री भी वही करता है। ठीक है, हम दोनों के बीच में संबंध देख रहे हैं कि भाई समाजशास्त्री और सामाजिक निरशास्त्री के बीच में क्या संबंध होता है। तो पहला संबंध यही होगा कि वो व्यवहार जो होते हैं दोनों के बीच में, उनको जानने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात, मानव का अनुभव यानी कि जो एक्सपीरियंस है वो इस्तेमाल करते हैं दोनों ही। समाजशास्त्री भी वही करता है और निरशास्त्री भी अनुभव के ऊपर भी ध्यान देता है कि भाई जो एक्सपीरियंस आपने किया है किसी, देखो समाजशास्त्री ना सिर्फ आप ये नहीं मानना कि वो घर में बैठ के, कमरे में बैठ के अध्ययन कर रहे होते हैं, नहीं। समाजशास्त्री जो होते हैं या फिर जो निरशास्त्री होते हैं, वो बाहर जाके लोगों के साथ में रह के, जिस समुदाय के बारे में या जिस समाज के बारे में उनको अध्ययन करना है, स्टडी करनी है, उनके बीच में जाके रहते हैं, जानकारी हासिल करते हैं, एक जिससे उनको एक्सपीरियंस मिलता है कि यहाँ ये समाज के लोग इस तरीके से काम करते हैं, इनकी संस्कृति ये है, ये मान्यताएं हैं। ठीक है, इस भगवान को मानते हैं या फिर भगवान को नहीं मानते हैं, नेचर की पूजा करते हैं, है ना। कुछ समाज ऐसे भी देखने को मिलेंगे आपको, अगर आप पढ़ते हो इसको, अगर आपने पहले पढ़ा है या आप आगे पढ़ोगे तो ये भी समाज देखने को मिलेंगे कि जो प्रकृति की पूजा करते हैं, सूरज की पूजा कर रहे हैं, पेड़ पौधों की पूजा कर रहे हैं, पत्थरों की पूजा कर रहे हैं, जो उनके आसपास में जो चीज़ें हैं ना, उन्हीं की पूजा करते हैं। जैसे कि हम जनजाति समुदाय जिनको कहते हैं ना, ये लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, ये लोग इन लोगों की पूजा करते हैं, यानी कि जो नेचर है उसकी पूजा करते हैं, ये पानी की पूजा करते हैं। ठीक है, तो वो जो है समझने का एक टॉपिक हो सकता है। तो ये जो है एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो है दोनों ही काम करते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस यूज़ करते हैं अपना। उसके अलावा ये जो दोनों टॉपिक्स अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इनके बीच में संबंध बता रहा हूँ, इसमें ये दोनों ही इतिहास के ऊपर बेस्ड होते हैं, यानी कि हिस्ट्री को भी इनको को याद रखना होता है कि भाई हिस्ट्री क्या रही होगी इन लोगों की। ठीक है, और इनकी जो मनोविज्ञान है, यानी कि जो इनकी जो बुद्धि है वो किस तरीके की, किस स्तर की है, अन्य समाजों से तुलना करने के लिए देखते हैं ये लोग। और जो इनकी इकोनॉमी है वो कैसी है। ठीक है, उसके अलावा जो इनकी पॉलिटिकल जो एक साइंस है, जो उनकी नॉलेज है पॉलिटिकल के ऊपर, वो कैसी है। ठीक है, ये भी देखते हैं कि भाई समाज में अगर ये जिस समाज में आप जाके रह रहे हो, जहाँ पे आपको अध्ययन करना है जिस समाज के बारे में, वहाँ पे इन लोगों की जो अगर कोई आपस में बातचीत होती है या झगड़ा होता है तो वो सुलझाता कौन है। ठीक है, एक जैसे कि गांव में तो पंचायत भी होती है, तो ये पंचायत क्या है, एक पॉलिटिकल समाज है। यहाँ पे हम पॉलिटिकल भी देखते हैं कि भाई समाज जो है इसमें झगड़ों को सुलझाया भी जाता है कि भाई अगर कोई दिक्कत होती है, कोई समाधान निकालना है किसी प्रॉब्लम का, तो ये भी है यहाँ पे, राइट। पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं यहाँ पे कि जो देखती है, जैसे कि किसी भी समुदाय में आपने देखा होगा कि एक मुखिया होता है, राइट। जैसे कि जनजाति समुदाय में देखते जाके आप, तो एक मुखिया होता है मेन उनका, जो कि उस सारे समाज को लेके चलता है साथ में, है ना, वो लीडर होता है उस समाज का। तो वो राजनीतिक के अंदर आता है, राजनीतिक विज्ञान के अंदर आता है। ठीक है, ये भी देखते हैं ये लोग कि क्या असमानताएं हैं, क्या समानताएं हैं दोनों के बीच में। वीडियो लंबी हो रही है पर समझना है आपको, राइट। ये मत देखना कि कितनी लंबी वीडियो बना दी, पर समझाने के लिए मुझे करना पड़ता है। अगर आप समझ गए हो, समझ जाओगे तो आसान है, फिर अब फ्यूचर में आपको दिक्कत नहीं आएगी, राइट। अगर आपको आगे भी पढ़ना है इस सब्जेक्ट को, और एग्ज़ाम में भी जो है आप आराम से बहुत सारा लैंग्वेज आप मतलब इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी तो आप उसको लिख सकते हो आसानी से। और इसके बाद आता है समाजशास्त्र और भारत शास्त्र के बीच संबंध। सबसे पहले भारत शास्त्र का आपको मतलब पता होना चाहिए। भारत शास्त्र मतलब भारत की जो संस्कृति है उसको अध्ययन करना,
राइट। जो इंडिया में जो सोसाइटीज़ हैं जितनी भी, उनके बारे में अध्ययन करने को भारत शास्त्र कहते हैं। समाज शास्त्र समाज का अध्ययन करने के लिए यूज़ होता है। इसमें यही डिफरेंस है या यही संबंध है इनके बीच में। इसके बाद आता है क्या पढ़ रहे हैं इसको, इडावती कर्वे, इडावती कर्वे लिखा हुआ है। ठीक है, ये इनके बारे में लिखा हुआ है कि ये एक ब्राह्मण समाज की महिला थी। ठीक है, और विधवा पूर्ण विवाह का समर्थन करती थी ये। ठीक है, और ये भी एक जो है समाजशास्त्री है। इडवाणी कर्वे को प्रारंभिक रचना महाराष्ट्र के विभिन्न समूहों में मानव मिति मापो पर थी। इस रचना में उन्होंने सामाजिक समूहों को भाषा के आधार पर विभाजित किया और इन सामाजिक समूहों के समान व्यवसाय के आधार पर उनके उद्गार का पता लगाया। जैसे कि कोई कुम्हार होता है तो वो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, भाई कुम्हार ने कुम्हारी करना कहाँ से शुरू किया, यानी कि जब वो घड़े वगैरह बनाता है तो वो क्यों बनाता है, कहाँ से शुरुआत हुई है, क्या उसके दिमाग में आया होगा। जो भी वो काम करते हैं ना, उस काम के अकॉर्डिंग उनका एक तरीके से उनको स्टडी करना, ये इडवाणी जो कर्वे हैं इन्होंने शुरू किया। ठीक है, ये एक ब्राह्मण समाज से आती है। इतना ये इंडिया की है और ये धुर्य की शिष्य है। ठीक है, धुर्य आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी है 11th-12th क्लास की, तो वहाँ पे आपको धुर्य के बारे में पढ़ने को मिला होगा डेफिनेटली। बाकी ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। ठीक है, अगर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मुझसे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।